वालेकुम जी। प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगल वाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। जी कैसे करेंगे आगाज आज का? मैं आज की सुबह ट्विटर से करेंगे। ट्विटर खुल गया है। ट्विटर तो कुछ जुज़वी तौर पे खुला है, मतलब अभी मैंने चेक किया था तो कुछ खुला सा लग रहा था मुझे। 10 दिन बाद ट्विटर खुला है। और वैसे तो सिर्फ ट्विटर का मामला, मुसीबत सारे ही इंटरनेट की पड़ी हुई है लोगों को। कहीं कनेक्ट होता है, कहीं डिसकनेक्ट होता है। लोग बेचारे अपने मोबाइलों को फैक्ट्री रीसेट कर रहे हैं कि शायद मोबाइल में मसला आ गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि हाउ दीज फोन्स आर ऑपरेटिंग एट द मोमेंट। बिल्कुल चल चलाओ है, ये चल चलाओ है बिल्कुल। लेकिन अभी ऑफिस आते हुए मैंने एक चीज देखी। क्या चीज? और मैंने एक अच्छा जेस्चर देखा पाकिस्तानियों का। हाँ। रश था, ट्रैफिक चल रही थी, लेकिन स्लो चल रही थी, चूंटी की चाल, लेकिन चल रही थी। ट्विटर की तरह चल रही थी ट्रैफिक। हाँ, ट्विटर तो बिल्कुल ही बनता ना वैसे। तो वहां पर एक आ गई एम्बुलेंस। हाँ। और एम्बुलेंस ने ज़ाहिर है सायरन बजाने शुरू किए हुए थे, और वो सायरन के साथ वो एम्बुलेंस आगे बढ़ रही थी जहां जहां उसको जगह मिल रही थी। अब जैसे मुझे 2-4 जगहों पर ये नजर आया कि लोगों ने इंडिकेटर दे दिया और वो एम्बुलेंस को रास्ता देने की कोशिश कर रहे थे। ज़ाहिर है वो अपनी गाड़ी कहीं इधर घुसा रहे थे, कहीं उधर घुसा रहे थे ताकि वो निकल जाए। तो एहसास ये सब में था, जितनी गाड़ियां मेरी नजर में आई उन सब में एहसास था कि उसको जल्दी जाना है और उसके लिए रास्ता बनाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बहैसियत कौम हमें ये समझ में नहीं आया आज तक कि उस एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए हमने सबने मिल के करना क्या है। एक इंडिविजुअल तो रास्ता दे रहा था उसको, लेकिन कलेक्टिव एफर्ट क्या होगी वो समझ में नहीं आया। उसका एक आइडिया है जो मैं सोच रही थी, वो मैंने देखा और वो मैंने कहा कि मैं आपको बताती हूँ। बरतानिया में क्या होता है, बरतानिया में बरतानिया आ गया भाई, बरतानिया तो आना ही था ना। बरतानिया तो आना था। हाँ। बरतानिया इसलिए कि वहां पर एम्बुलेंस के हवाले से एक रूल है। वो रूल ये है कि एक दिन हम गाड़ी में जा रहे थे तो वो ड्राइवर ने गाड़ी फौरन कट मार के साइड पे लगा दी और रुक गया। वो ब्रेक मार के उसने गाड़ी रोक दी, वो रुक गया। और सारी गाड़ियां राइट पे भी देखे तो खड़ी हैं, लेफ्ट पे भी देखे तो खड़ी हैं। तो भाई पीछे से दूर से कोई सायरन की आवाज आ रही थी और वो तेज शूं करके वो एम्बुलेंस दरमियान में से गुजर गई। तो वो जो कलेक्टिव एफर्ट है वो ये है कि जैसे ही आप आवाज सुने एम्बुलेंस की, सब कोशिश ये करें कि अपनी गाड़ियां राइट और लेफ्ट की तरफ जहां जगह मिले वहां घुसाने की कोशिश करें। और वहां पर वो आप गाड़ियां लगाएं साइडों पे, ताकि दरमियान में छोटा मोटा रास्ता वास्ता जैसे भी वो निकले उसको रास्ता दें और वो निकले। लेकिन ये सब ने करना है, एक ने, मैंने, आपने, अवैस ने अलग अलग तरीके से नहीं करना। दिस शुड बी अ कौमी एफर्ट कि जैसे ही आपने एम्बुलेंस का सायरन सुना तो आपने अपनी गाड़ियों को राइट या लेफ्ट की तरफ लगाना शुरू कर दिया ताकि दरमियान से रास्ता निकले। क्योंकि कोई उसको राइट से दे रहा था, कोई लेफ्ट से दे रहा था, रास्ता दे रहे थे सारे। लेकिन वो तरीकाकार पता नहीं था कि कलेक्टिव एफर्ट करके कैसे उसको गुजरने देना है। बेहतरीन जी, ये तरीकाकार और कलेक्टिव एफर्ट हम आपको सिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, क्योंकि ये है पाकिस्तान मॉर्निंग। सुबह जानदार तो लाइफ शानदार। जी मौसम साहब, आपका ट्विटर खुल गया? हाँ जी, थोड़ा सा जुज़वी जैसे मैडम ने कहा ना कि खुल गया। देखें आप चेक करें मोबाइल, वो देखा। लेकिन सवाल तो देखें, खुलने से पहले सवाल ये है कि बंद क्यों होता है भाई बंद होता है आज हम बंद हो रहा है। ये सवाल ना उठाएं आप, ऐसी इधर उधर की बातें ना करें, काम की बात करें। फिर मुझसे बात ही ना करें अगर मैं सवाल नहीं कर सकता। मतलब हमें यही कहा जा रहा है कि आप बात खामोश हो जाएं, खामोश बात ही ना करें। आप ये बताएं कि खुल गया बस, ठीक है? देखिए मैंने तो कल उमर सैफ साहब से एक सवाल पूछा था, उन्होंने एक ट्वीट की थी। उन्होंने एक ट्वीट की थी, बड़ा तारीफी कलमात अपने लिए भी कहे हुए थे, हल्के हल्के तरीके से। और कौम के लिए भी और केयर टेकर्स के लिए भी कहे हुए थे। तो मैंने उनसे फिर पूछा, बजाय इसके कि मेरे जहन में ख्याल ये नहीं आया कि उन्होंने ये ट्वीट क्या लिखी, मेरे जहन में ये ख्याल आया कि उन्होंने ये ट्वीट लिखी कहाँ और पोस्ट कैसे की। तो फिर मैंने उनसे पूछ लिया, अपने लिए भी मेरा वीपीएन नहीं चल रहा था। तो मैंने उनसे पूछ लिया, हुजूर आप कौन सा वीपीएन इस्तेमाल करते हैं? हमें भी बता दें। तो ये वीपीएन का मतलब क्या होता है? ये होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये वीपीएन इस्तेमाल करें, सवाल ना करें। अगली खबर बताएं। ठीक है, खबर पहली खबर आप आज क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं? हाँ अच्छा, पहली तो आज का बड़ा दिन है भाई। बिल्कुल, आज 2 असम्बलियों में जो है ना वो होने हैं, इंतखाब होने हैं। और पंजाब में चूंकि मेरे ख्याल से दोनों तरफ जो है ना वो ज़ाब्ते की कार्रवाई सी है कि वो सबको पता है कि किसने जीतना है। जैसे हमने स्पीकर के इलेक्शंस में देख लिया कि वो भारी एक तरफ जो है ना मार्जिन के साथ, जैसे अक्सरियत, बिल्कुल।
तो मरियम नवाज साहिबा अगर कहा जाए तो वो आज बनने जा रही हैं पंजाब की वज़ीर आला, पंजाब की वज़ीर आला, पहली खातून होंगी। ये ख़वातीन के लिए थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ठीक है, हम इसको डिस्कस करते हैं कि खातून और भी होती हैं, मतलब फैमिली से हटके भी हो सकती हैं, लेकिन ये एक अलग इशू है। हाँ, वो एक अलग बाकी खातून होने की हैसियत से वो पहली दफ़ा ऐसा होने लगा है पंजाब की तारीख में कि पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कोई वज़ीर आला खातून नहीं रही है। बिल्कुल। वज़ीर आज़म और खातून तो रही हैं। वज़ारत आला सिंध की मेहरबान है जनाब वो मुराद अली शाह पर। मुराद अली शाह साहब, वैसे नाम बड़े आ रहे थे उसके अंदर, नासिर शाह साहब वगैरह। हम डिस्कस कर लेंगे आपस में, गुफ्तगू जो है वो हमारी इसी तरीके से चलती रहेगी। तो जो मुराद अली शाह साहब है उनके हवाले से तो नाम भी आ रहे थे बहुत सारे कि भाई वो शायद नासिर शाह साहब होंगे या कोई और होगा, लेकिन वहाँ पर उनका मामला सिलसिला सेटल हो गया। अच्छा, अब राना आफ्ताब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, बिल्कुल बिल्कुल टेक्निकल बिल्कुल मोहतात रहें आप जो है ना मोहतात रहें। और वैसे अब तो चूंकि वो कागजी तौर पे भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ही है वो, और मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है कि पीटीआई अपनी शनाख्त बहाल करे। वो पहले जो है ना इलेक्शंस करवाए जाएं अपने उनके, आज उनके भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी शायद आज हैं। बिल्कुल आज ही कुछ कहानी है तो आज बड़ा, आज तो उनके कोई मेरा ख्याल है वो कल वो भी ऐलानात आ रहे थे कि 100 से ज़ायद जो MPAs हैं यहाँ लाहौर में वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी करने जा रहे हैं, और वो अपने फॉर्म 45 देखें, एक जीते फॉर्म 47 और एक जीते फॉर्म 45। देखें ये बातें अब हो गई हैं पुरानी। यहाँ किसी ने नहीं सुनना कि फॉर्म 45 क्या किया और फॉर्म 47 में क्या हुआ। आज बाकायदा महाज संभाला जा रहा है। आज के बाद मुझे लगता है कैसे परफॉर्म करेगा इसके बाद आप ऐसा मुमकिन हो सकता है कि गवर्नमेंट्स गिराई जाएं। गवर्नमेंट से पहले तो कुछ जो होना था वो आज जो गवर्नमेंट्स बन जानी है, बहुत कुछ हो सकता है। और वो जो सिलेक्टेड थे बहुत मेरे ख्याल से ऑप्शंस जो है ना महदूद, हम इसे ब्रैकेट्स में कर लेते हैं बात, लेकिन ऑप्शंस मेरे ख्याल से महदूद हो गए हैं। अब बार जो गिराना है ना और खड़ा करना है, ये मेरे ख्याल से अब ना मुमकिन नहीं रहेगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ निकाले नहीं गए, फिर लाए गए। लेकिन मैं इस टाइम की बात कर रहा हूँ। आप देखें चूंकि इतने रेफरेंसेस डिनाई नहीं कर सकता लेकिन जो आज की सूरत हाल इंटरनेशनली में मैं देखता हूँ कि इंटरनेशनली जो दबाव है, जो हम जाहिर है हमने बहुत से लोगों से पैसे लेने हैं, तो वो लोग भी कहने लग गए हैं कि भाई सलीके से चलें तो तब पैसे मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हमें, मुझे लगता है कि जैसा ना नैरो एक सिचुएशन में कि आप अब बार नहीं खेल सकते। बिल्कुल। अच्छा, एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ मुराद अली शाह साहब का मामला है, और तीसरी तरफ मामला जो है वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब का है। उनके हवाले से शाजिया मरी और दीगर जो मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के लोग हैं, उनका कहना ये है कि भाई आप कौमी असम्बली का इजलास बुलवाएं और उसको मुतनाज़ ना बनाएं। तो इजलास जो है वो 29 फरवरी तक बुलाना लाजिम है। और सदर ने मौक़िफ़ अपनाया है कि ऐवान अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ और कुछ मखसूस नशिस्तों का फैसला होना अभी बाकी है, और अगर वो होना बाकी है वाकई, तो फिर इजलास कैसे बुलाया जा सकता है? सदर साहब, आई एम विद यू हियर। अच्छा, मैं इस पे सही बात है, मतलब देखिए अगर तो खाली है, अगर कुछ सीटें खाली हैं और कुछ सीटें फिल नहीं हुई हुई, तो वो इजलास बुलाना, अगर सदर साहब नहीं बुलाएंगे तो क्या होगा? उसके बाद ये स्पीकर बुला लेगा, स्पीकर बुला लेगा, तो काम तो हो जाएगा भाई। मैं बता रहा हूं, सदर का स्टांस आ जाएगा ना, स्टांस तो आ जाएगा कि सदर पाकिस्तान का सदर जो है वो इजलास नहीं बुला रहा क्योंकि उसका मुताबिक यहाँ पर है वो पूरा नहीं। मैं इस पे थोड़ा सा एतराज करूंगा। मुझे लगता है सदर मुमलिकत पे उनके एक्ट पे देखें, नहीं हम इसे बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हमें इतनी इजाजत है कि हम अपने जो नुमाइंदे हैं उन पे ज्यादा इजाजत नहीं, ठीक है, जितनी भी है हम ब्रैकेट्स में भले कर लें एरिया में। तो मुझे लगता है कि ये एक बिल्कुल गैर ज़रूरी सी जो है ना एक होगी उनकी रिहर्सल कह लें। ठीक है, वो मैडम जो बात करेंगी ये बात ठीक है कि उनका स्टांस आ गया, लेकिन उसके बाद जो एक रवैया ये वाला है कि जी हम सिर्फ सदर मुमलिकत देखें, वो रियासत के नुमाइंदे हैं, बिल्कुल किसी पार्टी के नहीं, किसी पार्टी की तरफ ना ज़रा सा झुकाव भी शो नहीं करना। ठीक है, हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं है वो चीज़ें कि हम एथिकली इतने ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग नज़र आएँ, लेकिन आप किसी ठीक है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमारे खौफ के इसको आपके इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते थे, खौफ दे नहीं रहे थे कि मुझे कहीं ये ना कहने को पड़ जाए कि भाई मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं तो इंतखाब मुल्क में करा रहा हूं। नहीं, हालांकि वहां पे नहीं दे रहे थे। वो जो आप बात कर रही है ना, मैं शदीद नाकिद था सदर मुमलिक, भाई आप किस लिए बैठे हुए हैं?
अपने आईनी हक इस्तेमाल करें। फिर कोई और कहता ना कि आप पीटीआई के लिए तारीफ दे रहे हैं। ये काम करने की, मैं यही बात कर रहा हूँ, ये काम करने वाला नहीं है, वो करने वाला था। भाई आप बात करो, आप सदर मुमलिकत हैं, आप क्यों आप जो है ना वो चुप करके, आपका काम ही ये है कि आपने ये करना है। जब आप उस वक्त उनकी जो है वो कह रहे थे कि उन्होंने सही नहीं किया, अब भी कह रहे हैं सही नहीं किया, वो करे तो मसला, वो ना करे तो मसला। वो पता क्या कर रहे हैं, जहां करना है, वो जहां करना है वहां खामोश हैं, और जहां नहीं करना गैर जरूरी एमी जो है ना काम लेके बैठ जाते हैं। आपके मुताबिक सदर मुमलिकत की अपनी राय हो सकती है इस पर, वो देखें, वो हर एक की है, वो हक बनता है हर एक को। लेकिन अच्छा, लेकिन अब कहानी ये है कि कौमी असेंबली का जो पहला इजलास है वो इस हफ्ते मुतवक्के है, और जो नौ मुंतखब अरकान है वो हलफ वगैरह भी उठाएंगे, और सब इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। स्पीकर अयाज सादिक साहब और चीफ विप जो है शेख आफ्ताब साहब, उनके नौ मुंतखब अरकान से राब्ते भी हो रहे हैं, रिहाइश गाहें अलॉट हो रही हैं, और शहबाज शरीफ साहब भी पहुंच जाएंगे इस हफ्ते इस्लामाबाद। नवाज शरीफ साहब की भी कौमी असेंबली में जो है वो आमद मुतवक्के है। अच्छा, मोटरवे लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे की एक अलग आज रंग नजर आ रहा था। कोई इधर आ रहा है, कोई उधर जा रहा है, आधे लोग पीएमएलएन के उधर से इधर आ रहे हैं वो मरियम बीबी का जो है हलफ उठाने के लिए, और वो जाहिर है, और ये सारी भागदौड़ जो है ना हमारे लिए हो रही है। ये देखें, आपके लिए कर रहे हैं मौजूद साहब, आपको बता रहा हूँ कि सारी भागदौड़ सब आपके लिए। आप ज्यादा टेंशन ना लें, आवाम के लिए कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। हमारे लिए, मतलब अवाम, मैं अवाम हूं ना, मतलब आप अवाम भी हैं, अगर आप समझें। अच्छा, एक और चीज मजेदार डेटा आया है, 2024 के इंतखाबात के बाद जो नई कौमी असेंबली है उसमें जमींदारों की अक्सरियत है। जी, जमींदारों की अक्सरियत है। नौ मुंतखब 200 जो 65 अरकान हैं उनमें से 112 का ताल्लुक जो है वो जमींदारी के शोबे से। 83 कारोबारी हैं, हाँ, जबकि 20 कहते हैं हम सिर्फ सियासत करते हैं। बिल्कुल। 16 वकला हैं, 60 डॉक्टर हैं, 4 इंजीनियर हैं, 4 उलमा हैं, 3 गद्दी-नशीन हैं, और 3 का ताल्लुक दर्स और तदरीस से है। 13 नौ मुंतखब जो हैं वो दीगर शोबों से मुंसलिक। ये है भाई स्टैटिस्टिक्स आपके लिए काम करने वालों के। अच्छा, वो देखें, स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो जो सामने जो भी हों, मुझे लगता है कि जो नीयत का एलिमेंट है ना, हाँ, वो बस होना जरूरी। नीयतें तो सबकी अच्छी हैं। ठीक है, आप कानून साजी, आइन साजी के लिए वहाँ पहुँचे हैं, तो आप में वो एक नॉलेज चीज़ों की होना, आपकी तालीम बेहतर होना, ये ज़रूरी है। लेकिन इधर उधर की फालतू बातें कर रहे हैं आप फालतू बातें कर रहे हैं मेरा। मैं फिर अर्ज करूंगा, मुझे खामोश रहने दें फिर, मतलब मैं बोलते नहीं हूं। आज नाज़रीन सर मौज़म जो है वो देखें फ्रंट फुट पे हैं दोनों, एक दूसरे को छक्के चौके फुल टॉस और गुगलियां हो रही हैं। आइन साजी से मुराद ये है कि बाकी जितने भी लॉ जो है ना फॉर्म होने हैं उसी बुनियाद पे होने हैं। बात उनकी सही है, मैं तो सिर्फ खेल रहा हूँ कि छोड़ो यार, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं यार। कहाँ हमें खुद थोड़े से स्टैंडर्ड अप करने पड़ेंगे, ताकि जो है ना बिल्कुल आगे लोगों को पता हो कि भाई इंसान का स्टैंडर्ड कब अप होता है। अब जरा मतलब सीरियस बात कर लें, तो चलो हम मजाक कर रहे थे। इंसान का स्टैंडर्ड कब होता है कि जब उसका इल्म और शऊर बढ़ता है। इंसान के अंदर इल्म बढ़ेगा, शऊर बढ़ेगा, तजुर्बा बढ़ेगा, तो उसका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। वो चीज़ों को जांचने की, समझने की और उस समझ के मुताबिक फैसला करने के काबिल हो जाएगा। तो जब तक इल्म और शऊर नहीं देंगे हम अपने लोगों को, उस वक्त तक हम ये तवक्को ना रखें कि हम अपने स्टैंडर्ड ऊपर कर लें। वो इल्म और शऊर देना सिर्फ स्कूलों का काम नहीं है, सिर्फ घर का काम नहीं है, मीडिया का भी काम है, पूरे मुआशरे का काम है। हम सब मिलकर तौर पे इस फुकदान का शिकार हैं। शऊर ही वाहिद चीज है जो गलत और सही में तमीज कर सकती है। मैं यहाँ पे शऊर में से एन निकला, मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा, यस, ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ये भी कहूँगा कि शायद ठीक है, जो तालीम है वो ज़रूरी होती है, लेकिन शऊरी जो हालत है ना वो तालीम के बगैर भी हो सकती है। वो मुआशरे ने तश्कील दे, वो चीजें मुआशरे ने बनानी। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि बड़े तजर्बेकार होंगे, वो स्कूल का उन्होंने मुंह नहीं देखा होगा। बहुत से समझदार लोग जो समझ, जो शऊर है उससे, मैं ठीक है, मैं इसकी वजह से ये नहीं है कि तालीम की अहमियत कम होगी, लेकिन तालीम बहुत जरूरी चीज है। शऊरी हालत एक अलग चीज है, यस, वो मुआशरा तश्कील देता है। वो आपने मिल के जो है ना वैल्यूज जो आती हैं वो शऊर से आती है। चलो भाई, अब चूंकि शोर की बात आ गई, वेलकम बैक जी। पाकिस्तान मॉर्निंग्स में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं, और अब बात कुछ करनी है हमें शायरी की, और शायरी भी वो जो कि मज़ाह से भरपूर हो। अहमद सईद साहब पाकिस्तान के बड़े नामवर मज़ाहिया शायर हैं, और ताल्लुक़ इनका फैसलाबाद से। और अभी इन्होंने जो बात की कि भाई मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से, और फैसलाबाद जो है वो मौसीकी और मिज़ाह, ये दोनों मामलात में बिल्कुल टॉप पर है, क्योंकि मौसीकी में सबसे बड़ा नाम पाकिस्तान ने जो दिया है नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उनका ताल्लुक़ भी फैसलाबाद से था। हमारी आज खुशकिस्मती है, अहमद सईद साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत अच्छा लगा मुझे, माशाअल्लाह। तो ये फैसलाबाद
की मिट्टी में क्या है ऐसा जो मुल्क की बाकी सूबों दीगर शहरों की मिट्टी में नहीं है? नहीं, दूसरे सूबों में और दूसरे शहरों में भी है, वहाँ कुछ ज्यादा है। मिजाह के हवाले से तो खैर बहुत ही ज्यादा है। हाँ, वहाँ बिल्कुल ये बात है, उसकी बातों में, शायरी में, हर तरफ ना वो बचपन से ही आप में वो चीज़ आनी शुरू हो जाती है। और फिर वो शायरी फिर एक आपको पता है खुदा दा सलाहियत है अल्लाह की तरफ से, और फिर मज़ा वहाँ का खासा है, तो वो मिलकर कुछ इस तरह बन तो वहाँ पर ज्यादातर लोग जुगत की तरफ जाते हैं, आप मिजाहिया शायरी की तरफ आए, ये क्या चक्कर है भाई? असल में कुछ पेरेंट्स की तरफ से ऐसे था। मेरे वालिद साहब बड़े पंजाब लेवल के डिबेटर रहे अपने दौर में, और फिर हम भी भाई जो हैं, मैं भी, तो वो शायरी से बचपन से एक शौक था पढ़ने का बहुत ज़्यादा। तलफ़्फ़ुज़ अब्बा जी ने ठीक करवा दिया, वो जब मुशायरों में जाते थे अपने डिबेट्स में जाते थे, जी, तो वहाँ पे अशार पढ़ते थे। तो इन सारी चीज़ों से बनकर कुछ ना कुछ जो है ना, नहीं कुछ ना कुछ तो नहीं सर, ये तो बहुत कुछ है। अगर ये कुछ ना कुछ है तो फिर बहुत कुछ क्या होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि जैसे आपने आगाज़ में बात की थी कि देखिए शायरी तो ज़रूरी है, इस सेगमेंट का जो असल मकसद है वो ये है कि बड़े बड़े लोगों से मुलाकात की जाए और उनसे उनकी शायरी उनके अल्फाज में, उनकी ज़ुबान से हमारा, क्योंकि वो खासा जिसे कहते होते हैं कि वो स्पेशलिटी जिसे कह लें वो शायरी है, तो मैंने आते ही आपसे कह दिया था कि गुफ्तगू के आप बादशाह हैं और शायरी के आप बादशाह। जनाब सर मैं चाहता था ये काम। अच्छा, क्योंकि सर्दी इतनी होकर जी हटी है, तो पहला शेर उस हवाले से ही, और फिर वो गज़ल है सारी के खुदा के फजल से जब चल पड़े नहाने को, न जाने कैसे, खुदा के फजल से जब चल पड़े नहाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। वाह 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 वाह, ठंडे मौसम में वाह वाह, खुदा के फजल से जब चल पड़े नहाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को, ये माना आंख तेरी पिस्टलों से तेज बहुत, हाय 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 हाय, ये माना आंख तेरी पिस्टलों से तेज बहुत, ये हम पे किसने कहा गोलियां चलाने को, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, ये हम पे किसने कहा गोलियां चलाने को, और ये माना आंख तेरी पिस्टलों से तेज बहुत, ये हम पे किसने कहा गोलियां चलाने को, मैं यूनिवर्सिटी में ऐसे ही तो नहीं पढ़ता, बड़े हैं मौके वहां दिल से दिल लगाने को। भाई वाह 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 वाह, और तो एक जरूरी है यूनिवर्सिटी। अगर आपकी शादी हो चुकी है, जी जी जी, हाँ, तो फिर ये आपके लिए शेर, अजी जरा भी नहीं तुमको खौफ रुसवाई, चले हो दिन में ही बेगम का सर दबाने को। हाय हाय हाय, ये तो आपने, वैसे ये एक अलग लेवल की खुशी है कि आपको पता नहीं चला अवैस की शादी हुई है। ये अवैस के लिए एक अलग लेवल ऑफ इतने यंग लग रहे हैं, तो ऐसे ही लग रहा है कि फिर नई नई शादी हुई होगी। जी जरा जी जी बिल्कुल, जी 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 जी, उम्र भी आपने इनकी ज्यादा ही छोटी भी कर दी है। जी जी दुरुस्त, मैं 22-23 का हूँ, ये 21 के होंगे तकरीबन, हाँ तकरीबन। हाँ। ये बाल तो फैसलाबाद से लाहौर आते आते सफेद हो गए। बिल्कुल रास्ते में। अजी जरा भी नहीं तुमको खौफ रुसवाई, चले हो दिन में ही बेगम का सर दबाने को, जो हम पे मरती थी वो शौक अब नहीं मरती, जो हम पे मरती थी वो शौक अब नहीं मरती, अब नहीं मरती, जरा सी देर में क्या हो गया जमाने, क्या हो गया जमाने को, हाय हाय, वक्त बदल गया, हालात बदल गए। एक शेर है वो आजकल क्योंकि PSL भी चल रहा है, जी जी जी, तो उसको देखें बेगम और सास के साथ कैसे रिलेट किया है कि सास थाना ते बेगम चौकी, अच्छा, शादी करनी नहीं हो सौखी, आपको तो पता है, आपसे ज्यादा कौन, सास थाना ते बेगम चौकी, शादी करनी नहीं हो सौखी, वार है डकिया बेगम दा या शुएब अख्तर दी गेंद है रोकी। वाह 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 वाह, 160 किलोमीटर फी घंटे, ऐसे आता है ना कि बर्तन आपकी तरफ। बहुत आला सर, बहुत ही आला, जबरदस्त। क्या आपने घर में स्टेडियम फिट किया है। वाह 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 वाह। तो ये जबरदस्त, जो वो जो हम कहते थे ना, गालिब ने कहा था ना कि आते हैं गैब से, ये मज़ामी ख्याल से, ये वाला मामला कैसे होता है? जो मज़ाहिया शायरी है उसमें ऑब्जर्वेशन कितनी काउंट करती है? अच्छा, ऑब्जर्वेशन तो करती ही करती है, लेकिन आते वाकई वो जो गालिब ने कहा था कि आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में, असल में ऑब्जर्वेशन जो है आपके बैक कॉन्शियस में चले जाती है, और फिर वो कहीं ना कहीं इस सूरत में जो है वो जाहिर होती है। तो आपने कब लिखना शुरू किया? मैंने यही कोई 3:05 मिनट्स पे नहीं, ये थोड़ा देर हो गई। अच्छा, ये कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के ज़माने में, कॉलेज के आगाज़ में। वैसे मैट्रिक में कुछ ना कुछ शुरू कर दिया था, लेकिन पहली गज़ल मुझे जो याद है कि वो फर्स्ट ईयर में। अच्छा, और उसके कुछ अशार? हाँ, वो संजीदा गज़ल थी। अच्छा, वो संजीदा थी? जी, सुना देते हैं। जरूर जरूर जरूर। एक बार मोहब्बत होती है 100 बार फसाने होते,
उन्हें नींद कहाँ फिर आती है जो लोग दीवाने होते हैं। हाय हाय, वाह 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 वाह। एक बार भी याद जो आ जाए तो आंखें नम हो जाती हैं, वो फिर से खिलने लगते हैं जो जख्म पुराने होते हैं। हाय हाय हाय, वाकई। जब सन्नाटा छा जाता है और पंछी घर को लौटते हैं, हम चाहते हैं फिर तन्हाई हमें दीप जलाने होते हैं। हाय हाय हाय, वाह वाह। रास्ता दिखलाना होता है, मंजिल बतलानी होती है। रास्ता दिखलाना होता है, मंजिल बतलानी होती है। हमें जागने वाले लोगों को कुछ ख्वाब दिखाने होते ख्वाब आए दिखाएं। हैं, क्या वाह बात वाह 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 वाह। जबरदस्त तो ये जबरदस्त। आपने आगाज में सोचा था कि मैं सीरियस संजीदगी शायरी से- करूंगा, फिर संजीदगी से हैं। मिजाज नहीं, कुछ करा। सोचा नहीं, इसमें कुछ सोचना पड़ता ही नहीं है। हाँ। जैसे जैसे जो आमद होती गई, मैं मज़ाहिया नसर भी जो है ना, हाँ वो फिर अच्छा। जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो मज़ाहिया नसर भी शुरू की, उसका आगाज़ हुआ। फिर बहुत से सफ़रनामे लिखे मैंने, मलाइशिया, बिल्कुल, सफ़रनामे थाईलैंड, तो बिल्कुल। सिंगापुर, जी। पाकिस्तान, दुबई के, यूरोप के बहुत से, जहाँ जहाँ मैं मुशायरों पे गया, फ्रांस, स्पेन, तो जहाँ जहाँ मैं जाता रहा वहाँ वहाँ के सफ़रनामे जो है, लेकिन मज़ाही अंदाज में। सही सही है। और वो किताब भी आ चुकी है बिला वजह के नाम। बिला बिला वजह। वजह। माशाल्लाह, क्या बात है, जबरदस्त। जबरदस्त। तो ये बताएं कि आप खुद किसकी मिजाहिया तहरीरों से या शायरी से मुतासिर हैं? तहरीरों से जो हैं वो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब, यूसुफी साहब, अतरस बुखारी, इब्ने इंशा, हाँ। कर्नल सफरनामों में तो फिर मोहम्मद इब्ने इंशा साहब, जी जी बिल्कुल, जी। आज के और जो है शायरी के हवाले से जो मैंने शुरू में आगाज़ जो किया वो अनवर मसूद और खालिद मसूद साहब, हाँ अच्छा। बिल्कुल। ये दो। उसके बाद ज़मीर जाफरी साहब, जाफरी अकबर साहब। अलाहाबादी, और फिर आजकल सलमान गिलानी और ज़ाहद फ़करी साहब को बड़े। सही। अच्छा, अब सही है। ये जो सियासत हो रही है, मैं चाहूंगा इस पर भी कुछ आप कुछ कहिएगा। सियासी शायरी होनी चाहिए। इतनी सियासत तनाव वाली क्यों है वैसे हमारी सियासत? हमेशा से है, अब कभी कभी ज़्यादा लगती है। हमने तो बचपन से ऐसे ही देखा। अच्छा। तो बस क्या कहें, बस ये कुछ शेर सुन लें। जनाब चले, जनाब हाँ, जनाब। चले। अख विच मिट्टी पाई जाओ, पाई जाओ, हाँ, मुल्क नू रल मिल खाई जाओ, खाई जाओ। एक ही काम है, करी जाओ। सही है, सही। अख विच मिट्टी पाई जाओ, पाई जाओ, मुल्क नू रल मिल खाई जाओ, खाई वाह, जाओ, वाह। और लस्सी सेहत लई चंगी शै है, दुध विच पानी पाई जाओ, पाई जाओ। वाह 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 वाह। और यूनिवर्सिटी पढ़ने जाना। अब जरा कुछ मोहब्बत के भी इसमें शेर है। यूनिवर्सिटी पढ़ने जाना, 2-2 घंटे नहाई जाओ, नहाई जाओ। वाह वाह वाह। क्योंकि इस तरह के स्ट्रेसफुल माहौल में सियासत से तो फिर इधर भी तो इधर ही तवज्जो होना देनी है। चाहिए, कुछ बिल्कुल। क्या कर सकते हैं अवाम। हाँ। और 2-3 बाल ते सिर ते रह गए, हाय हाय हाय। फिर भी कंघी वाई जाओ, वाई वाई जाओ। जाओ। मुझे देखकर मुस्कुरा रही हैं, हालांकि मेरे 60-70 बाल हैं। और ये इनकी मुस्कुराहट ही गले पड़ जाती है। लोगों को याद है, सबको याद है। बिल्कुल। कि वाह। 2-3 बाल ते सिर ते रह गए, फिर भी कंघी वाई जाओ, वाई जाओ। और दिल दे बूहे कुड़ियां लई ने, एक एक करके आई जाओ, आई जाओ, आई जाओ। वाह 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 वाह। बहुत आला भाई, बहुत ही आला। मजेदार, वाकई मजेदार। जबरदस्त। अच्छा, अब ये जब आप मुशायरे में शायरी पढ़ते हैं, उसका एक अलग माहौल होता है। मेरे एक दोस्त हैं, वो भी शायरी करते हैं, तो उन्होंने कहा देखो मुशायरे का मामला अलग होता है, उसकी शायरी अलग होती है, और जब आप वैसे शायरी करते हैं तो वो अलग होती है। ये क्या मामला है? देखिए, आपके आगे 1000 ऑडियंस बैठी हो ठीक है। और आपके पास जैसे आप तशरीफ फरमाएं, तो ऐसे माहौल में थोड़ा सा आपका टून डिफरेंट हो जाती है। हालांकि आपकी तरफ से अब देखें जितनी दाद आ रही है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि मैं स्टेडियम में बैठा हूँ। तारा, हमारा तो कई स्टूडियो भी दफा इतना ही बड़ा है कि आपको ये भी है, मिनी स्टेडियम तो लगना ही यहाँ चाहिए। और मुशायरे में तो फर्क मुझे लग नहीं रहा, सही क्योंकि है। जितना बड़ा आपका स्टूडियो है और सब सुन भी रहे हैं आगे। तो लेकिन वैसे आप जब दोस्तों की महफिल में बैठे हों और जो आप मुशायरे में बैठे हों, तो वही बात है कि एक 1000 का क्राउड जो है उसको गरमाना है आपने। हाँ, उसमें आपकी अपनी एनर्जी जो है ना वो डिफरेंट हो जाती है। सही है। जब आगे से रिस्पॉन्स उस तरह का आता है, जैसे यूनिवर्सिटीज में हम पढ़ते हैं, कॉलेजेस में, तो वहाँ पे बहुत सारा क्राउड होता है, तो आप भी जरा इमोशनल हो जाते हैं, आपकी टून चेंज हो जाती है, आप जरा और डिफरेंट, थोड़ा सा इतना सा फर्क है और कुछ खास नहीं। जो ऑडियंस ठंडी होती है, जिसको कहते हैं ठंडी फिर ऑडियंस, शायर भी उसमें जिंदगी की कोई लहर बाकी ना रही वाला करीब करीब का जो मामला होता है, तो फिर होता है दिल में एक लहर सी उठी है अभी। तो चाहता है कि ताजा हवा चल जाए। चले। तो उस मौके पर शायर जो है वो किस तरह से कोशिश करता है कि भाई उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी तो मुतासिर होती है ना, अगर आगे से रिस्पांस नहीं आ ये रहा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल। वो मजाक तो अपनी जगह, लेकिन ये हम आदी हो चुके होते हैं और करना पड़ता है दाद के। जी, हमें करना पड़ता है कि उसको आपने अपना जो है लेवल वो बरकरार रखना है और आप अपना काम करते चले जाएं। हाँ।
कि ताकि कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स, एक ऐसा मुशायरा आया वो मैं उसका थोड़ा सा कुछ सेकंड में बात बताऊं। फैसलाबाद में चनाब क्लब में एक मुशायरा था, तो वहाँ पे लोग ज़रा ज़्यादा एज के आते हैं और साथ में खाना भी रख देते हैं। अब खाने के माहौल में आप शायरी और ये वो चीज़ें नहीं चल सकती, शायरी नहीं, कुछ भी नहीं देखते हम। अच्छा, अनवर मंसूर साहब बैठे हैं, ज़ाद फ़खरी साहब, गिलानी साहब, पहले कुछ लोग, मेरी बारी आई तो जब ज़ाद फ़खरी साहब की बारी आने लगी तो डॉक्टर इनामुल हक जावेद ने उन्हें कहा कि फ़खरी मुशायरा जाके चखो। अच्छा। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इनू हुन अल्लाह ही चखे, इनू शायर नहीं चख सकता। तो कुछ मुशायरे और कुछ तकारीब ऐसी होती हैं कि जिसको बंदा नहीं उठा सकता, उन्होंने अल्लाह ही चखे नहीं चखे। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए, उर्दू और पंजाबी जी, अब आप इन दोनों ज़बानों में शायरी करते हैं, या जब इंटरनेशनली जाते हैं पढ़ने के लिए, पसीराई ज़्यादा या जो लोगों की फरमाइश ज़्यादा वो उर्दू की होती है या पंजाबी की होती है, और दोनों की क्या उसमें मतलब दोनों वैरायटीज़ हैं, तो कौन सी ज़्यादा आपको लगता है रिच है या आपके नज़दीक? मेरा ख्याल है तो दोनों, लेकिन कुछ पंजाबी में ऐसी कशिश है, हाँ, ये मानना पड़ेगा, उम्र ज़्यादा है उसमें, उम्र ज़्यादा भी है, और हालांकि उर्दू भी बहुत सी चीज़ें मेरी हिट हुई हैं, लेकिन पंजाबी में कुछ हमारे, एक तो हम हैं पंजाबी, ये हमें नेचुरली आती है, हाँ, हालांकि उर्दू भी हमारी अब मादरी ज़बान ही बन गई, हमने तो बचपन से उसको सीखा। और जब यूरोप के जो एरियाज़ हैं यहाँ पे लोग पंजाबी बोलते हैं, कनाडा के लोग भी पंजाबी पाकिस्तानी बोलते हैं, हमारे यहाँ इतने नहीं बोलते, तो वहाँ पंजाबी भी उर्दू भी दोनों पसंद की जाती है। लेकिन एक मेरी ऑब्जर्वेशन जो है ना, मुझे ये लगता है, हालांकि मेरी ज़्यादा शायरी उर्दू में है, लेकिन मुझे ये फील होता है कि कहीं ना कहीं पंजाबी एक नंबर आगे है। अच्छा, ज़्यादा उसमें कशिश, और उसमें आप देखें जितने कलाम हैं सूफिया कलाम के भी, वो उनमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा। हालांकि अभी हमने जो बात की कि भाई यूसुफी साहब हो गए या इब्न इंशा हो गए, ये सारे उर्दू में लिखा है और कमाल लिखा है, लेकिन पंजाबी में क्योंकि थोड़ा सा कम लिखा गया है, उर्दू में ज़्यादा। अगर यही कुछ पंजाबी में लिखा गया होता इतना ही, तो मेरा ख्याल है कि उर्दू से आगे। बिल्कुल। फाइनली मैं ये भी चाहूंगा कि आप आपको सवाल करना चाहेंगे, मैं तो क्रिकेट पर शायरी, क्रिकेट पर भी कुछ शायरी आपकी है क्रिकेट टीम के हवाले से, मैं वो चाहूंगा सुनना। जी, आप मुझे यकदम आपने ये सवाल कर दिया, तो यकदम से भी एक शेर पहले याद आ गया कि जो यकदम ही मुझ पे फिदा हो गई है। सडनली हो जाता है ऐसी, देखें अगर इंसान की किस्मत अच्छी हो तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह करे ऐसा हो। जो यकदम ही मुझ पे फिदा हो गई है, वो जाने कहाँ पे दफा हो गई है। और तो इसको सर आप कहें थी, जो एकदम ही मुझ पे फिदा हो गई थी, वो जाने कहाँ, जो एकदम ही मुझ पे फिदा हो गई है, उस मिनटों में ही हो गई ना, देखते देखते अचानक, वो जाने कहाँ पे दफा हो गई। वो खा खा के पाए निहारी और बर्गर, बताऊं मैं क्या क्या से क्या हो गई है। और वो खाक, और जो कॉलेज में थी एक मानो सी बिल्ली जी, वो मानो सी बिल्ली बला हो गई है। देख लो, हल्का रखो भाई, बला ना बन जाओ। अब मुझे नज्म अगर 2-4 शेर याद, एक तो लाइव प्रोग्राम चल रहा है आपको पता है, हाँ, वो मुझे अभी अचानक, क्योंकि वो हाँ, तो उसमें अगर कहीं मैं भूल जाऊं तो कुछ और फिर सुना दूंगा। 2-4 शेर अगर मुझे याद आ रहे, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी टीम की हालत भी जो हो गई है, और हालात हैं, तो हर चीज पे असरअंदाज होते हैं, हमारी तबीयतों पर भी होते हैं, जहनों पर होते हैं, और उसका हमने देखा और चीजों पर भी असरअंदाज। तो इंजी इमू ना ही वसीम, इमू तो समझ गए होंगे, बिल्कुल। इंजी इमू ना ही वसीम, कहाँ गई वो कौमी टीम। और हर पल कुड़ियों को ये ताड़े, हर दूजा ही मैच ही हारे, कहाँ से आ गए नीम हकीम, कहाँ गई वो कौमी टीम। इतना इंटरेस्टिंग नक्शा खींचा है आजकल। आप क्रिकेट फॉलो करते हैं? हाँ, मैं तो बचपन में इतना खेलता था। अंडर 16 का मैंने टेस्ट दिए, अंडर 19 के मैंने टेस्ट दिए। वो लहदा बात है कि मैं नहीं हो सका, लेकिन फिर भी वो, लेकिन नहीं, एक इसमें थी मेरी क्वेश्चन में कि मुझे कोई सिफारिश ऐसी मिली कि उन्होंने कहा कि आपको कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी खिला देते हैं। मैंने कहा कि नहीं, जब मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो मैं ये नहीं खेलूंगा। लेकिन सिफारिशों से बड़े काम हो जाते हैं। हाँ, लेकिन मैंने उस चीज़ को जो वहाँ पे डिनाई किया ना कि मैं सिफारिश पे नहीं खेलूंगा, तो मुझे आज तक खुशी होती है उस बात की। देखिए ये कि यानी मैं अगर बहुत सारे प्लेयर ऐसा कर लेते ना, तो हम सबको भी खुशी होती। सिर्फ प्लेयर नहीं, इन्होंने तो इतना बड़ा मैसेज दे दिया है पूरी कौम के लिए। किसी नौकरी, किसी अस्पताल में दाखिला, किसी ट्रेन का टिकट, पता नहीं क्या कुछ, तो हर चीज में सिफारिश करते हैं। एक सिफारिश जो हमने ना करवाई होती तो पता नहीं कितने मुतमईन होते हैं हमारे ज़मीर, जो अक्सर गलत ही मौकों पे जागते हैं, सही मौके पे कभी वो जागा नहीं।
थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। Welcome, और ये आप सीख दे गए जाते जाते, अहम तरीन बात आपने कौम के लिए कर दी है। ये नहीं, जो बड़ी सच बात। था। और बाकी हमारे ना एक वो, मैं नाम नहीं उनका लेना चाहता हूँ, कुछ थे हमारे रिलेटिव्स में कुछ जो बहुत बड़े ओहदे पे क्रिकेट के उसे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये, तो मैं जब उसमें सिलेक्ट नहीं हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरे ये ज़मीन में हमेशा ये बात रहेगी। हाँ। तो एक जो प्योर क्रिकेटर होता है उसमें अगर ये, या कोई भी चीज़ में अगर प्योर हैं आप, तो आप में उसके अगर ये रास्ते बात बनते ना हैं। हो, बिल्कुल, आप इस हाँ। रास्ते से जाएं तो अगर आप जीते हैं हाँ। तो उस जगह तो के उस आप जगह हकदार हैं। ये अगर आप बात आपकी ज्यादा मेरे से जो- गलत, अगर आप जीते हैं जी हाँ। और क्या, बिल्कुल तो ये तो अब पढ़ा जाएगा, ये अब पढ़ा जाएगा नाजरीन, मैंने कुछ किया। क्या हुआ? हाँ, किसी चीज में भी आप जीते हैं, सही बात कह रहे हैं कि अगर आप वाकई जीते हैं। नहीं, ये बात तो सच है, बात तो सच है, मगर बात बात है है रसवाई की, और क्या। बहुत बिल्कुल। शुक्रिया अहमद साहब, वक्त दिया आपने। एक छोटा सा सेशन था लेकिन वाकई हमें तो बड़ा महसूस मुझे भी किया बड़ा इस सेशन मजा में, आया। और इंशाल्लाह आपसे हमारी जो है वो रवाबित रहेंगे जी, जरूर, इंशाल्लाह। थैंक यू सर। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे नाजरीन। यह है पाकिस्तान मॉर्निंग्स। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान में आज बड़ा अहम दिन है। पंजाब असम्बली में जो नामजद वज़राए आला हैं उनका इंतखाब है, और बहुत सारे लोग इस्लामाबाद से मरीम नवाज साहिबा को सपोर्ट करने के लिए उनकी पार्टी के लाहौर का रुख किए हुए हैं। इसी के साथ साथ मुराद अली शाह साहब, वो भी एक खबर वहाँ से वज़ीर आला बनेंगे जी, वहाँ जो से ये उम्मीदें खबरें हैं, हैं। जो नंबर्स के हालात हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे जी पंजाब की। और तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। जी वालेकुम सलाम। सर, बहुत मोटरवे शुक्रिया। पर हैं आप, कहाँ पहुंचे हैं? जी मैं मोटरवे पे जी लाहौर की तरफ जा रहा हूँ। सर, आधे लोग यहाँ लाहौर से आपकी जमात के इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं, आधे वहाँ पर मौजूद है। ये कौन कहाँ जा रहा है, ये तो जरा बताएं। जी आज तो हमारी जमात की जो अक्सरियत है जी, हमारे जितने भी अभी नौ मुंतखब मेंबरान कौमी असम्बली हैं और सूबाई असम्बली और पार्टी के दीगर जो सीनियर रहनुमा है, वो सारे आज लाहौर होंगे। और पहले इंतखाब होगा वज़ीर आला पंजाब का, और इंशाल्लाह मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब बनेंगी, और 2:30 बजे उनकी तकरीब अल्फबरदारी मुनक्कद हो रही है। उसमें शिरकत के लिए आज हमारी पार्टी की जो अक्सरियत है वो इंशाल्लाह लाहौर में ही होगी। सही। अच्छा, अब मरियम साहिबा जब वज़ीर आला बन जाएंगी तो उनका कंपैरिजन हर शख्स करेगा शहबाज शरीफ साहब से, तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा और किस तरीके से वो इस चैलेंज का मुकाबला करेंगी? देखिए, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, पहली बात तो ये कि पिछला जो अभी तकरीबन 5 साल का दौर गुजरा है जी, जिसमें पार्टी शदीद मुश्किलात का शिकार रही है, और बड़े बेबुनियाद और झूठे मुकदमात और जेलें और ये सारा जो एक अरसा था, इसमें पहली बात तो उन्होंने अपनी एक फहम फरासत से और जुर्रत और बहादुरी से अपनी एक पाकिस्तान की सियासत में अपनी एक मुनफरिद जगह बनाई। ये तो एक मुसलमान हकीकत है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि उन्हें मियां नवाज शरीफ साहब की जो एक वसी तजर्बा रखते हैं हुकूमती अमूर का, बतौर चीफ मिनिस्टर 2 दफ़ा और 3 दफ़ा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, उनकी भी सरपरस्ती, और उसके बाद जो है उनके चचा जो हैं और सदर जमात मियां शहबाज शरीफ साहब की सरपरस्ती और रहनुमाई तो उन्हें बाहर सूरत हासिल है। लेकिन उसके साथ साथ जो मैंने उनके अंदर, मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, जिस तरह मैंने उन्हें एक डिटर्मिनेशन और एक आप ये कहेंगे चैलेंज को एक्सेप्ट करना, जी, कोई शक नहीं है कि पंजाब जो हमारा सब सूबा है उसमें जो चैलेंजेस हैं, और ख़ास तौर पे यहाँ पे हमारी मुल्क की जो सबसे बड़ी सनत है, ज़राअत है। पंजाब जो है वो एक ज़रई सूबा है, सही है। उस हवाले से इंडस्ट्री है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे मामलात हैं उन चैलेंजेस को इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। और इंशाल्लाह। अगला चैलेंज आप लोगों का एक और बड़ा ये भी है कि दूसरी जमातों के लोग जो हैं वो आप लोगों पे इल्जामात लगा रहे हैं, फॉर्म 47 और 45 वाले। नहीं, ये उन तो इल्जामात का जावेद क्या लतीफ करेंगे? साहब ने भी कल कहा है कि फॉर्म 45 वाले अलग हैं, 47 वाले अलग हैं। जी, और जावेद लतीफ ने ये भी कहा है हुकूमत ली नहीं जा रही है, हुकूमत हमें दी जा रही है। जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको? आई थिंक डॉक्टर साहब से हमारा राब्ता जो है वो डॉक्टर साहब ट्रैवल कर रहे हैं और मोटरवे पे शायद सिग्नल वगैरह उनके चले गए हैं। थैंक यू जी, बहुत हमारे शुक्रिया साथ senior- मुजम्मिल सोहरवर्दी बिल्कुल। साहब।
सीनियर तज्जियाकार। सीनियर तज्जियाकार सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो सर ये बताएं कि ये जो इस किस्म के बयानात आ रहे हैं, जिस तरह मंजूर वसान साहब का कल था कि भाई ये असम्बलियाँ 5 साल नहीं चल सकती, जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं हमें जो हुकूमत है वो ले नहीं रहे हैं, हमें दी जा रही है, ली नहीं जा रही, और इस किस्म की दीगर जैसे नून लीग के, ये कैसे इसका करेंगे मुकाबला? ये हुकूमत कभी भी लेनी नहीं चाहिए, आपको दी जानी चाहिए, इसमें कौन सी बुरी बात है? हुकूमत लेते तो आमरियत में आमर है, जब कब्जा कर लेते हैं, देते तो आवाम है, दी जानी चाहिए, कभी ली जानी ही नहीं चाहिए। जावेद लतीफ साहब ठीक बात कर रहे हैं कि जावेद लतीफ साहब आवाम का नहीं कह रहे थे सर, उन्होंने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का भी जिक्र किया है। इतने कोई प्यारे प्यारे जो है वो उन्होंने जवाबात दिए थे कि अब मैं उस पर क्या कहूँ। उन्होंने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की वाज़ेह तकसीम बताई और उन्होंने ये कहा कि फॉर्म 45 वाली जीत अलग होती है, फॉर्म 47 वाली जीत अलग होती है। वो इस बात कह रहे थे। जितने भी लोग हार गए हैं वो फॉर्म 45 और 47 को अपने हार का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और अगर इस सफ में जावेद लतीफ साहब भी खड़े हैं तो आप कह सकती हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। अच्छा, ना कोई बंदा रहा, ना बंदा नवाज। तो ये तो अपनी पार्टी, इनकी पार्टी तो हुकूमत बना रही है, वजीर आजम बना रही है, वजीर आला बना रही है, फिर इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? वेल, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। जावेद लतीफ साहब बैरून दरिया हैं, हारने के बाद दरिया में नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर हारे नहीं थे तब दरिया के अंदर थे वैसे, जब तक हार का फैसला नहीं हुआ था। तो बेमहकमा वजीर बनना भी उन्होंने कबूल किया था, इक़्तिदार तो बेमहकमा भी मिले तो जावेद लतीफ साहब को कबूल था। उन्होंने ये कहकर तो वजीर बनने से इनकार नहीं किया था कि अगर महकमा नहीं दे रहे तो वजारत ना दें। तो ऐसी बात नहीं है, अगर वो जीत जाते तो दोबारा भी बेमहकमा वजीर बनने के लिए तैयार हो जाते। फिर फॉर्म 45 और 47 की कहानी आपको ना सुनाते। लेकिन आपको लगता है कि फॉर्म 45 और 47 की कहानी में कुछ जान है, कोई वजन है, या आपके ख्याल में 100% मामला सही है और कोई इशू नहीं है? यार ये सब पब्लिक ऐसे ही जो है वो कहानियां सुना रही है। असल में अवैश ये जो सियासत है ना, इसको हम कंपैरेटिव एनालिसिस की थ्योरी से देखते हैं। अच्छा, माजी से या एक तकाबली जायजे से देखते हैं। तो मैंने तो 2014 में 35 पंचर की इतनी कहानी सुनी, फिर एक आज़ादी मार्च देखा और मुझे भी लगा कि वाकई को इंतखाबात में 35 पंचर लग गए हैं। और आपको पता है पूरा पाकिस्तान हॉल्ट हो गया, 129 दिन धरना हो गया और 35 पंचर और 35 पंचर। फिर एक जुडिशियल कमीशन बना दिया गया। तो फिर जब लीडर साहब 35 पंचर वाले उस अदालत में पहुंचे और उन्हें कहा गया कि भाई 35 पंचरों का सबूत दे दें, तो उन्होंने कहा वो मेरा सियासी बयान था, मेरे पास सबूत तो कोई नहीं है। तो मुझे ये शक है कि ये फॉर्म 45 और 47 के भी जब सबूत मांगे जाएंगे तो ये 35 पंचर से ज्यादा नहीं निकलेगा। ये मैं मानता हूं कि जमात के पास प्रोपेगेंडे की और बयानियां बनाने की एक खास ताकत मौजूद है, जिसकी वजह से वो हावी नजर आता है, उसका बयानिया भी और उसका प्रोपेगेंडा भी। तो वही बयानिया नून लीग का भी तो था ना, वही बयानिया नून लीग ने भी तो बनाया था, बड़ा प्रॉपर वो चला, और फिर बाद में उसको उस बयान से यही वोट को इज्जत दो वाली, वही कह रहे हैं ना, वो दूसरी पार्टी भी तो आजकल वही कह रही है वोट को इज्जत दो। वो नहीं कह रहे वोट को इज्जत दो, उन्होंने कब कहा वोट को इज्जत दो? वो क्या कह रहे हैं? वो तो आज भी कह रहे हैं कि पिंडी वाले हमसे बात कर ले तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। वो कब कह रहे हैं वोट को इज्जत दो? वो तो आज भी पिंडी वालों को इज्जत देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फॉर्म 45 और 47 वाली जो है मुज़म्मिल साहब, पाकिस्तान की किसी सियासी ताकत से बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो उधर ही बात करने के लिए तैयार हैं जिनको उनसे गिला है। उनको वोट नहीं पड़ेगा ना अगर वो सियासी ताकतों से बात करेंगे तो। इन सियासी ताकतों से, जिनको वो चोर डकैत कहते थे, उनसे बात करेंगे तो वोट कौन डालेगा? अगर आप देखिए, ये भी मैं नहीं मानता, वो जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे उसे वजीर आला भी बना लेते थे। अगर इक्तिदार मिल रहा हो तो वो किसी को भी कुछ बना सकते हैं। मतलब ये है कि उन्हें खुद कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, सही है, वो आपका फेयर पॉइंट है। लेकिन मुज़म्मिल साहब, एक सवाल जो मैंने आपसे ये पूछना है वो ये है कि फॉर्म 45 और 47 को जब हम इस तरह से निगेट करते हैं और कहते हैं भाई इसमें कोई मसले मसाइल नहीं है, तो बिलावल साहब की सीट पर पिछले दिनों कुछ इल्ज़ाम लगा था कि भाई वो तो हारे हुए हैं और उनकी हार को जीत में कन्वर्ट किया गया, इस तरह की कहानी थी। बिलावल साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपने सारे फॉर्म 45 डाले, फॉर्म 47 नहीं डाला। फॉर्म 45 जो है वो सारे उन्होंने डाल दिए और उन्होंने कहा कि ये लें, आप मेरी जीत का सबूत लें और आइंदा अपना मुंह ना खोलिएगा बगैर सबूत के।
तो इस तरह की चीज तो मरियम साहिबा भी तो ला सकती थी ना, 45 उनके पास भी तो होंगे, सिर्फ पीटीआई थोड़ी कह रही है कि हमारे पास फॉर्म 45 है, सबके पास होंगे। मरियम साहिबा को भी चाहिए था, मुंह पे इनके दे पाती और ले आती। मरियम नवाज की जीत का भी इन क्वेश्चन हुई है, उसके खिलाफ कौन सा बहुत बड़ा मुजाहरा लाहौर में हुआ है, कहां लोगों ने धरना दिया है कि वो इन क्वेश्चन है। आप मेरी बात समझिए, कौन सा आपको लग रहा है कि मरियम नवाज के हलके में कोई आरओ के दफ्तर के बाहर धरना मौजूद है और वो इन क्वेश्चन है बहुत बड़ा, वो तो रिजल्ट एक्सेप्टेबल है तो उस पर क्यों किया जाए। उनके रिजल्ट पर तो सिंध में बहुत बड़ा धरना हो गया था, लोग सड़कों पे धरना दे के बैठे थे, मुजाहरा हुआ, उन्हें देना पड़ गया। मरियम का जो जीत है वो कहाँ इन क्वेश्चन है। ऑनलाइन धरना तो वो दे नहीं ना सकते पंजाब में, ऑनलाइन को क्यों नहीं दे सकते। आइन जिसमें जो देना चाहता है वो जरूर दे, कानून के दायरे में देना है। हाँ, कंटोनमेंट में देने की इजाजत नहीं है। आप कंटोनमेंट में देना चाहते हैं तो जरूर उसकी इजाजत नहीं है। सियासी मुकामात पर दें, क्यों नहीं दें। लेकिन आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई धरना शरना हो तो मरियम साहिबा को चाहिए अपने फॉर्म 45 ले आए सामने। अगर कहीं सवाल होगा तो जरूर जवाब दिया जाएगा ना। जब सवाल ही मौजूद नहीं है, जब कोई उनकी जीत को क्वेश्चन ही नहीं कर रहा, तो वो ऐसे ही कही जाए मैं देने को तैयार। बिल्कुल ठीक है, सही। जब सवाल होगा तो जवाब दे जाएगा। के सवाल पर तो नहीं जा सकते। क्यों सर, मैं सहाफी नहीं हूँ, आप कल को वो कहेंगी ये भी सहाफी नहीं है। सर ये तो आपने मुझे डाउनग्रेड कर दिया सर। शिफा यूसुफजई हो या नहीं, शिफा यूसुफजई हो या मरियम सरदार हो या मरियम राजपूत हो, कोई भी हो, अगर वो कह दे कि मुझे इनकी जीत पर एतराज है और मैं समझती हूँ ये हार रही थी और ये जीत गई, तो उनको चाहिए था कि वो उठा के शिफा यूसुफजई के भी मुंह पे मारती फॉर्म 47। ये तो आपने बात ही ठीक नहीं की मुज़म्मिल साहब, बड़ा हम्बली मैं डिसएग्री करूंगी आपसे। क्यों? आवाम का वोट है ना, मैंने भी तो डाला है। कानून की अदालत में जरूर दिए जाएंगे। आवाम मांगेंगे तो ना। मैंने तो कहा जितना बड़ा धरना, जितना बड़ा मुजाहरा सिंध में हुआ, आप लाहौर में करके दिखा दें गांधी पर, तो जरूर बात कर लेंगे। आवाम मांगे, सहाफी मांगे, जज मांगे, इन सबको देना बनता है जवाब। जज मांगे तो दिया जा सकता है। सही है, सही है, बस जज नहीं है। हाँ ठीक है, बस आपने कह दिया कि सहाफी कोई सवाल करे तो वो जवाब का हकदार नहीं है, बस ये आप कह रहे हैं सिंपली। उसको ये कहा जा सकता है कि मौजूद है, कानून की अदालत में पेश कर दिए जाएंगे, ये जवाब दे दिया जाएगा। सही है। अब मरियम साहिबा के लिए कितना बड़ा चैलेंज है सर ये वजीर आला का ओहदा। देखिए, उनके लिए चैलेंज ये है कि शी हैज टू परफॉर्म। जो बेंचमार्क हैं वो उनकी अपनी पार्टी के ही हैं। आप ये तो नहीं कह सकती कि उन्होंने कोई बुज़दार की वज़ारत आला का मुकाबला उन्होंने तो शहबाज शरीफ साहब का करना है। आप ये भी नहीं कह सकती कि उन्होंने कोई परवेज खटक की वज़ारत आला से उनका मुकाबला है या महमूद खान की वज़ारत आला से उनका मुकाबला है। उनका मुकाबला तो अपनी मुस्लिम लीग नून की शहबाज शरीफ की वज़ारत आला से है। ये अच्छी बात है कि एक जमात का मुकाबला उससे खुद सही है। दूसरी कोई जमात जो है वो मयार मुकर्रर नहीं कर सकी जिसका मुकाबला किया जा सके। पहले तो आप ये माने कि जिन दूसरी जमातों को इक्तदार मिले हैं सूबों में, वो कोई ऐसा मयार मुकर्रर नहीं कर सके जो मरियम के लिए चैलेंज हो। सही है। मरियम के लिए चैलेंज तो मुस्लिम लीग नून का इक्तदार ही है ना, घर के अंदर ही चैलेंज मौजूद है। आप ये तो नहीं कह सकते कि जी उस्मान बुज़दार के दौर से उनका मुकाबला किया जाएगा, महमूद खान के दौर से मुकाबला किया जाएगा। हम भी शहबाज शरीफ साहब का ही कह रहे हैं सर, किया जाएगा। वो तो घर की बात है ना। एक पार्टी ने शहबाज शरीफ उनकी टीम में खेल रहे होंगे, उनके साथ उनकी मदद कर रहे होंगे। वो मुकाबला क्या है, वो तो इन हाउस है, वो तो उन्हीं की टीम के प्लेयर हैं। वो तो इस वक्त प्लेइंग कोच होंगे उनके। लेकिन क्या टीम एक ही है सर? कोच होंगे, बिल्कुल समझता हूँ वो मदद कर रहे होंगे। लेकिन मुज़म्मिल साहब क्या टीम एक ही है वाकई? क्योंकि छोटे मियां साहब तो शरीफ का मुकम्मल ताउन उनके साथ होगा। छोटे मियां साहब तो मुज़म्मिल साहब फेडरल कैबिनेट में होंगे ना, वो तो वजीर आजम होंगे मुल्क के, उनके पास तो अपने उधर के भी बड़े काम है। क्या इन दोनों की वाकई टीम एक ही है या टीमें अलग अलग हैं? नहीं, एक ही टीम है, आप बेफिक्र रहें, कोई दो टीमें नहीं है। ठीक है, दहाइयां लग गई आपको इस टीम को दो टीम बनाने में, नाकाम रहे हैं, अब भी नाकाम ही रहेंगे। ये एक ही टीम है, एक ही टीम है जी, बिल्कुल एक टीम है जी। इसी पर बात होगी, यही परफॉर्मेंस देगी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद। अब बढ़ते हैं जी इस्लामाबाद की तरफ। और मरातें अनाउंस हुई हैं और वो मरातें जो हैं वो 9 मुंतखब अरकान असम्बली की तनख्वाहें और मराहत के लिए 1.5 अरब रुपए का मालियाती बजट जो है वो तैयार कर लिया गया है। मोहम्मद आदिल साहब हमारे डायरेक्टर नॉर्थ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर ये 1.5 अरब रुपए हमारे पास हैं, इस तरह जो है वो लुटाने के लिए तनख्वाहों पर करोड़ों रुपए, अलाउंसेस पर करोड़ों रुपए।
देखे ना, आपकी और हमारे टैक्स मौजूद है ना, आवाम का पैसा मौजूद है। 47 अरब से एक इलेक्शन कराया गया जो मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन है, जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। तो जब 47 अरब से हम अपने हुक्मरान अपने ऊपर मुसल्लत करने जा रहे हैं जिन्होंने अभी ओथ नहीं लिया, तो वजारत ख़जाना ने पहले ही 1.5 अरब उनकी मराद के लिए जारी कर दिया। हाँ। ताकि जो मराद याफ्ता लोग इस्लामाबाद में आएंगे तो उनके लिए अलाउंसेस हों, उनकी टिकटों के मसले हों, उनकी जो मेडिकल के मसले हों, उनकी जो रिहाइश के मसले हों, वो सारे के सारे उनके आने से पहले हल हो जाने चाहिए। तो इतनी बड़ी रकम जो आवाम के टैक्सों से देखकर इलेक्शन करवाया, और तो आप समझते हैं कि जो हमारे MNAs आ रहे हैं उनको हम 1.5 लाख रुपया तनख्वाह या वो भी ना दें और उनको मराद भी ना दें? नहीं सर, बिल्कुल दें, बिल्कुल दें। क्या क्या दे रहे हैं, थोड़ा सा अगर हमें तफसील बता देंगे। देखें, इसमें एक तो उनकी सैलरी है जो MNAs को मिलती है, वो तकरीबन कोई 38,000 के करीब अलाउंसेस हैं और कोई 1.5 लाख उनकी बेसिक पे है। इसके अलावा ब्लू पासपोर्ट है उनको, जो अगर कोई MNA बनता है तो उसको उसकी फैमिली को ब्लू पासपोर्ट मिलते हैं, और अगर वो MNA छोड़, यानी कि जब उसका टेन्योर ख़त्म हो जाता है तो सिर्फ मियाँ बीवी का जो ब्लू पासपोर्ट रहता है बरकरार ताहयात जब तक वो साहब जिंदा है, बच्चों का जो है वो ख़त्म हो जाता है। हाँ जी, ओके। और इसके अलावा तमाम सरकारी हॉस्पिटल में उनका मेडिकल फ्री है, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। आपको पता है कि जो इलेक्शन है वो मरात याफ्ता, ये वैसे ही मरात याफ्ता तबका है, और जब ये आएगा जिन्होंने करोड़ों अरबों के तरक्याती फंड्स जो है वो लेने हैं, उनके लिए तो ये बहुत पीनट है। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि हर असम्बली में जो अरकान असम्बली हैं वो कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से उनकी मरात में इजाफा हो जाए। अभी एक काबिल ज़िक्र इदारा है जो पार्लिमानी सियासत के ऊपर अपनी रिपोर्ट जारी करता है। उसकी एक रिपोर्ट अगर आप 2000 ये जो 15वीं जो गुज़िश्ता असम्बली थी उसकी आप रिपोर्ट पढ़े तो आप दांतों तले अपनी उंगलियां जो है वो दबा लेंगे कि इस पार्लिमानी साल 130 दिन का होता है जी, और पिछली असम्बली ने कोई पार्लिमानी साल मुकम्मल ही नहीं किया, सिर्फ 452 इजलास उन्होंने किए, और अक्सर इजलास कोरम पूरा ना होने की वजह से खत्म कर दिए गए। कोई मेरा ख्याल है कोई 1245 घंटे जो है वो सिर्फ ये 5 साल में ये असम्बली रही है, और 249 फी साल के हिसाब से बनते हैं। अच्छा। और 50% ऐसा एजेंडा है जो नामुकम्मल ही रहा है, यानी कि वो इजलास में जो एजेंडा लाया जाता था और अरकान असम्बली होते नहीं थे, कोरम पूरा नहीं होता था, और जो जिसकी वजह से वो नामुकम्मल रहता। और आपको मैं एक बात बताऊं कि 50 ऐसे खुशकिस्मत अरकान असम्बली हैं जिन्होंने 1 मिनट से भी कम जो है वो असम्बली के अंदर गुफ्तगू की है। अच्छा, तो इस तरह की पार्लियामेंट, इस तरह के लोग फिर ये कहते हैं कि पार्लियामेंट की कोई तौकीर नहीं है, पार्लियामेंट पर दूसरे इदारे हावी हैं। इन लोगों ने खुद जो है बेतौकीर कर दिया है अपनी पार्लियामेंट को। अब आप वज़ीर आज़म देख लें, सिर्फ पीपल्स पार्टी की सियासत हमने देखी है कि वो पार्लियामेंटी सियासत पे जो है उनका फोकस होता है। यूसुफ रज़ा गिलानी 2008 में वज़ीर आज़म बने थे, तो वो वाहिद वज़ीर आज़म है जिनकी जो अटेंडेंस है असेंबली के अंदर वो 76% है, और जो सबसे पॉपुलर अपने आप को क्लेम करते हैं इमरान खान, उनकी परसेंटेज सबसे कम है, 11% वो पार्लियामेंट में जो है वो तशरीफ लाए हैं, और नवाज शरीफ की 14% है, सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी की 19% है, शहबाज शरीफ की 17% है। तो आप इनकी जो हमारा लीडर ऑफ द हाउस है उसकी जो पार्लियामेंट में अटेंडेंस का जो आप देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि पार्लियामेंट कितनी हैसियत रखती है। ये अवाम के वोटों के लिए, अवाम से वोट लेके आते हैं कि हम अवाम की खिदमत करने के लिए पार्लियामेंट में जा रहे हैं, लेकिन जब ये पार्लियामेंट में आते हैं तो ये सिर्फ अपनी खिदमत पे इनका फोकस होता है। इनका फोकस होता है कि इनके काम हो जाए, इनका फोकस होता है कि इनके जो तरक्याती फंड्स हैं वो उनको कैसे मिले जी, इनका फोकस होता है कि इनको नौकरियां जो हैं वो कैसे लोगों को दिलवा सके। तो इनका फोकस अवाम रही नहीं है। कभी आपने देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर
कोई ऐसी फ्रूटफुल डिबेट हुई हो जिसका फायदा आवाम तक पहुंचा हो। इनको तो ये नहीं पता होता कि जो बिल असेंबली में लाया जा रहा है, नाराबाजी और ये चीजें नजर आएंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। जनाब आदिल साहब हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर बता रहे थे कि भाई अलाउंसेस क्या क्या हैं और उसके एवज काम क्या क्या होता है जी। वाजिया जी, आप अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अगर कुछ अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी जनाब। ऐसा ही वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक पाकिस्तान मॉर्निंग्स में एक मरतबा फिर खुशामदीद। ख़वातीन जो हमारा प्रोग्राम देख रही हैं घर बैठे, भाई प्रोग्राम तो देखना है लेकिन उस प्रोग्राम से कुछ सीखना भी है और आजकल जो है काम करना है, मौके वसाइल ये सारी चीज़ें आपके पास हों, आप मुख्तलिफ चीज़ें करके आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। और आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की, और टेक्नोलॉजी भी ऐसी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, बहुत सारे काम तो हमें करने ही नहीं पड़ते, खुद ही कंप्यूटर कर लेता है। कंवल चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, माई इम्पैक्ट मीटर की CEO हैं। वो आज ख़वातीन को सिखाएंगी कि ख़वातीन कंप्यूटर इस्तेमाल करो और पैसे कमाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया कमल, आपने वक्त एक तो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ख़वातीन कम है टेक्नोलॉजी में, आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है। अब वैसे बेहतर हो ज़्यादा आ रही है। मैंने जब बहुत साल पहले जब टेक्नोलॉजी में मैं आई थी तो मैं एक बड़ी कंपनी में जब आई थी, सिस्को में, यहाँ पे पाकिस्तान में, तो आई वाज द ओनली वुमन। आप जब पढ़ रही थी टेक्नोलॉजी तो आपके साथ कितनी लड़कियां थी? बहुत कम लड़कियां थी। हमारा जो है वो बैच था 50 का बैच था, उसमें 7 लड़कियां थी। मैं जब मास्टर्स कर रहा था अपना कंप्यूटर साइंस में तो 50 लोगों का तकरीबन बैच था, उसमें 3 लड़कियां थी। ये सूरत हाल, ये सूरत हाल। लेकिन अब हमने लड़कियों से कहना है, हाँ लड़कियों को बताना है कंप्यूटर इस्तेमाल करें, बिल्कुल कि वो कमा के। लेकिन उससे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है अपना एक स्ट्रॉन्ग एरिया, स्ट्रेंथ बेसिकली। अब कुछ खवातीन होंगी जिनका कोई फिजिकल स्ट्रेंथ होगी, कोई सिलाई कढ़ाई या इस किस्म की कोई चीज़ होगी, और कुछ खवातीन ऐसी होंगी जिनके पास होते होंगे आइडियाज़। वही जैसे आपने माई इम्पैक्ट मीटर बनाया, इसी तरह और बहुत से प्लेटफॉर्म लड़कियां चला रही हैं। पहले एक खातून को अपने बारे में जानना क्या ज़रूरी है कि क्या वो टेक्नोलॉजी से हेल्प ले सकती है या नहीं? देखिए, सेल्फ अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है ही, मगर टेक्नोलॉजी जो है उसका फ़ायदा ये है कि देयर सो मेनी डिफरेंट एवेन्यूज़ कि अगर आपके डिफरेंट टाइप के स्किल्स या पैशन भी हैं तब भी आप टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके बहुत सारी चीज़ें घर बैठे कर सकते हैं। द अदर थिंग इज़ कि औरतें पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा सोशल डेमोक्रेटिक डेमोग्राफिक सेटअप ऐसा है कि बहुत सारी औरतें जो हैं वो बाहर नहीं जा सकती, अब घर की घरेलू वजूहात की वजह से बाहर नहीं जा सकती। टेक्नोलॉजी की खूबसूरती ये है कि वो घर बैठे दे कैन अर्न मनी ऑल्सो, लॉट्स ऑफ वेज जहाँ पे वो पैसे अर्न कर सकती हैं, डॉलरों में भी। तो डॉलर पेग्ड इनकम पाकिस्तान के अंदर घर बैठे मिल जाए और क्या चाहिए? बंदा ऐसे करके टांग पे टांग यूं करके बैठा रहे और डॉलर आते रहे, क्या करें? कोई तरीक़ाकार बताएं, खवातीन को गाइड करें कि कैसे। जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। अगर तो कोई अच्छा लिखती है, मतलब वो अच्छा उसका एक्सप्रेशन अच्छा है, तो कंटेंट राइटिंग कर सकती हैं। फ्रीलांस राइटिंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बेशक चैट जीपीटी आ गया है और चैट जीपीटी से आप बहुत सारी जो राइटिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम हो गई हैं, बट स्टिल अभी भी बहुत सारी राइटिंग की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो एक तो फ्रीलांस राइटिंग हो गई। दूसरा जो है वो एक चीज़ होती है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग होती है कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनके बारे में रिव्यूज़, उसके बारे में डिफरेंट चीज़ें लिखें, उसकी वीडियोज़ बना के लगाएँ, और जब वो प्रोडक्ट सेल होता है तो फिर आपको उसका एक कमीशन जो है वो, आपको उसका एक कमीशन मिलना शुरू हो जाता है। सो पीपल आर अर्निंग क्वाइट अ लॉट उसके थ्रू भी। उसके बाद अगर आप बहुत ही क्रिएटिव हैं तो आप अपनी कोई वीडियोस बना सकते हैं, या और कोई वीडियोस किसी टॉपिक पे बना के अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल अपना बना सकते हैं, टिकटॉक पे वीडियोस बना सकते हैं। वहाँ से आपको जो है वो एक इनकम, उसको मोनेटाइज करके एक इनकम जनरेट हो सकती है। उसके बाद फिर डिजिटल मार्केटिंग है। आपको पता है कि अगर आप एक छोटा सा कोर्स कर लें, इट्स 3 to 6 month कोर्स, जो कि बल्कि जो अंडर प्रिविलेज्ड है, हम अपने माई इम्पैक्ट मीटर प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको स्पॉन्सर भी करते हैं टू गेट दैट कोर्स डन, एंड अदर टेक्नोलॉजी कोर्सेज एज वेल। बट उस कोर्स के बाद जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि घर बैठे आप कर सकते हैं। SEO है, SEO होता है कि जो गूगल में जो वर्ड्स होते हैं जो ट्रेंड कर रहे होते हैं,
आपको वो देखना होता है कि कौन से वर्ड्स ट्रेंड कर रहे हैं, फिर उन वर्ड्स के बेसिस पे जो आप जिस कंपनी के लिए भी काम कर रहे हैं उनके आर्टिकल्स और ब्लॉग्स में वो वर्ड्स लिखे ताकि वो सर्च जब कोई करे तो उनके ब्लॉग्स और उनके आर्टिकल्स आए। तो SEO की है, फिर SEM है जो सोशल मीडिया मार्केटिंग, SMM जिसे कहते हैं, उसमें जो है यू कैन डिफरेंट कंपनीज़ के साथ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप उनके प्रोडक्ट्स या उनके पेजेस को मैनेज कर रहे हो, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें सीखनी भी पड़ेंगी। बहुत सारी चीज़ें जो जैसे मैंने कहा, राइटिंग अगर आप कर सकते हैं तो फिर इतना कुछ सीखने की जरूरत नहीं, बिकॉज इफ यू गुड एट राइटिंग यू जस्ट राइट कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग भी अगर आपने सीखनी है तो यूट्यूब के कुछ वीडियोस जाके लर्निंग कर बहुत सवाल बेसिकली पूछना ही चाह रहा था कि SEO है या SMM है या ग्राफिक डिजाइनिंग अगर कोई कर रहा है या राइटिंग को भी आपके अंदर एक टैलेंट हो सकता है, लेकिन वो सीखते हैं तो और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें सीखने के लिए क्या आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत है या आजकल दुनिया में हर चीज़ फ्री सीखी जा सकती है? देखिए बहुत सारी आजकल अपॉर्चुनिटीज़ निकली हुई हैं। मैं आपको बताती हूँ, जैसे माई इम्पैक्ट मीटर भी है, उसमें हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया अर्नटेक, जिसमें जो पाकिस्तान के बड़े बड़े प्रोवाइडर्स हैं, जैसे हो गए कॉर्बेट हो गया, इनेबलर्स हो गया, PNY ट्रेनिंग हो गया, उनको हमने कनेक्ट कर दिया है NGOs के साथ जो कि वेरीफाई करें कि जो अनडिजर्विंग लोग हैं या अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं वो कौन है, और फिर उनको आइडेंटिफाई करके और फिर हमने डोनर्स ढूंढे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तानीज जो डॉक्टर्स हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन है एक अमेरिका में, और पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं। बल्कि कल हम एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के पास गए, कल मैं उनसे मिलने गई, डोंट वांट टू नेम हिम बिकॉज आई हैवंट आस्क्ड हिज परमिशन, मगर उन्होंने जो है वो फ़ौरन से 10 बच्चों की 6 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने की इंक्यूबेशन और 6 मंथ्स की ग्रोसरी उन्होंने जो है वो फ़ौरन से स्पॉन्सर कर दी थ्रू द प्लेटफॉर्म। तो इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अखुवत एक अच्छा प्रोग्राम करा रहे हैं, अलखिदमत ने भी एक प्रोग्राम शुरू किया। तो अभी इस वक्त पाकिस्तान में ये कहना कि भाई मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसका मतलब है कि आप लेजी हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा आ गई है तो क्या उसके बावजूद भी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इस वक्त जहाँ पे खड़ी है, पीपल जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके अपना काम करते हैं वो आगे निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ़ौरन से जॉब्स रिप्लेस अभी फ़ौरन कर रही है, शायद इन द फ्यूचर वो ऐसा करना शुरू कर दे, बट इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑगमेंट हो जाती है, इनहैंस हो जाती है, बेहतर हो जाती है। तो इवन जो लोग घर पे बैठ के या टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके काम कर रहे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं ChatGPT और अदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स अवेलेबल हैं टू इनहैंस देयर प्रोडक्टिविटी। मैं अगर आपको अपने कंपनी में बताऊं तो जो हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम है, उनका जो प्रोज है, उनकी ग्रामर, उनका अंग्रेजी लिखने का स्टाइल, वो पोस्ट कैसे बनाते हैं, बहुत बहुत बेहतर हो गया। पहले मुझे हर चीज़ को चेक करनी पड़ती थी, मगर अब ChatGPT के बाद जब वो उसको यूज़ करके और चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं तो देयर आउटपुट इज सो मच मोर सुपीरियर। बिल्कुल सही। तो मतलब है कि आपके पास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, बस अब सिर्फ उस जज्बे की ज़रूरत है। वो जज्बा कंवल ने, जैसे कि बात की, वो कंवल ने जज्बा देने की कोशिश की है। अब अगर आप उस जज्बे को इस्तेमाल करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटलेस है जी। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कंवल, आपने वक्त दिया और हम आपसे वक्त लेते रहेंगे ताकि ख़वातीन को ज़रा गाइड करें। डॉलर कमाने हैं भाई। बिल्कुल। देखिए, एक और चीज़ मैं लास्ट कहती चलूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में जितनी IT एक्सपोर्ट की इनकम ऐड हो जाएगी इकोनॉमी के लिए भी बहुत बेहतर है। तो जब ये जो औरतें घर पे बैठ के काम कर रही हैं वो एक्चुअली एक तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं। बिल्कुल 51% हमारी खवातीन है और अगर वो वर्कफोर्स से बिल्कुल बाहर रहेंगी तो ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह बात है। एब्सोल्युटली जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।